नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज जिस कंटेंट पे हम चर्चा करने वाले हैं वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कंटेंट है। भारत में जो यूरोपियों का आगमन हुआ था, जिसके अंतर्गत हमने पुर्तगालियों को पढ़ लिया, अंग्रेजों को पढ़ लिया, है ना। और अब हम फ्रांसीसी को पढ़ने वाले हैं। तो फ्रांसीसियों को पढ़ने से पहले मैं बता दूं, जो ये चैनल है बीपीएससी पाठशाला विद चौहान, उस पे बीपीएससी, अदर पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी प्री और मेंस की एक साथ कराई जाती है। साथ ही इन परीक्षाओं में जो भी मैं कंटेंट पढ़ाता हूं, उससे जो भी पीवाईक्यूज आए हैं उन पर डिस्कशन किया जाता है, जिससे आपको एक ही जगह पर प्री मेंस के कंटेंट के साथ उनके प्रश्नों की भी जानकारी हो जाती है, किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपको बीपीएससी पाठशाला विद चौहान को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल से जुड़े रहना है और एक ही जगह पर अपनी तैयारी को कंप्लीट करना है। तो आइए बिना समय गवाए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस कंटेंट में, इस वीडियो में हमें आगे क्या पढ़ना है। सबसे पहले भारत में फ्रांसीसियों के आगमन की चर्चा करें तो जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना होती है 1664 में। और उस समय जो फ्रांस के शासक थे वो लुई 14वें थे और उनके एक मंत्री थे कोलबर्ट, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है उसका नाम अगर फ्रेंच में हम देखें तो कंपनी फ्रेंकाइज डेस इंडेस ओरिएंटल्स, ये इसका नाम था। हालांकि ये नाम आपसे पूछेगा नहीं, मैंने लिख दिया है कंटेंट के लिए। जो कंपनी थी उसको क्या करना था, यहाँ पे आके वो व्यापार करने की आना चाहते थे, व्यापार करने के लिए, और अंग्रेजों से उनकी प्रतिस्पर्धा चलती आ रही थी यूरोप में भी, वो यहाँ भी करना चाहते थे भारत में आके। मुख्य रूप से जो उनका इंटरेस्ट था वो था मसाले, रेशम, सूती वस्त्र और नील के व्यापार में। और सूरत, मसूलीपट्टनम और पांडिचेरी जो है वो व्यापारिक चौकियां उन्होंने बनाई थी, कारखाने शुरू में बनाए थे। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जो ये कंपनी थी एक तरह से सरकारी कंपनी थी, सरकार का समर्थन मिला था और वहां के निवेशक भी इससे जुड़े थे क्योंकि उनको मसाला व्यापार में इंटरेस्ट था। ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तो अगर गवर्नर की बात करें, जो प्रमुख दो गवर्नर हुए भारत में उनके, वे थे एक फ्रांसवा मार्टिन और दूसरा डुप्ले। तो जो फ्रांसवा मार्टिन था वो पांडिचेरी का विकास स्थापना करने के लिए जाना जाता है और फ्रांसीसी शक्ति को उसने संगठित किया था। वहीं डुप्ले जो है वो भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया था और उसने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी और कर्नाटक युद्धों में भी भाग लिया था, भूमिका उसकी थी। ठीक है, अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1664 में इसकी स्थापना हुई और नाम मैंने बता दिया क्या था इसका। और कंपनी के पास एक शाही चार्टर था, तो सरकारी कंपनी थी एक तरह से ये, और फ्रांसीसी सरकार का पूरी तरह से समर्थन इसको मिला हुआ था। इसमें जो वहाँ के फ्रांसीसियों जो थे, धनी फ्रांसीसी निवेशक, वो भी, उनका भी समर्थन उसको मिला हुआ था। और उन्होंने इसलिए समर्थन दिया क्योंकि मसाला व्यापार में उन्होंने लाभ के अवसर देखे थे और आपको पता है कि भारत से मसालों का व्यापार बहुत ज्यादा उस समय किया जाता था। ठीक है, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बहुत जल्द भारत में मेडागास्कर में और ईस्ट इंडीज में व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिया था क्योंकि उनके सरकार उसका बैक कर रहे थे। ठीक है, कंपनी ने पांडिचेरी और चंद्रनगर सहित कई बंदरगाहों पर भी नियंत्रण कर लिए थे यहाँ पे। और कंपनी को अन्य यूरोपीय कंपनी, व्यापारिक कंपनियों, विशेषकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा था। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आए तो उसमें आप ये कंटेंट यहाँ से लिख सकते हैं। आगे हम देखें तो जो फ्रांसीसी और भारतीय संबंध की बात करते हैं, ये सब देखिए मेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसी कंपनी और भारतीयों से कैसा संबंध था, उस पर टिप्पणी कीजिए। तो मैंने इसको बुलेट में सजाया है, आप इसको इस तरह से समझिए। फ्रांसीसियों ने विशेषकर दक्षिण में भारतीय प्रशासकों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए थे, दक्षिण भारत में। ठीक है, फ्रांसीसियों ने व्यावसायिक प्रशासनाधिकारियों के बदले में स्थानीय शासकों का समर्थन किया, जिससे भारत में फ्रांसीसियों का उदय हुआ था। देखिए यहाँ पर मैं उन्होंने लिख सकता था, लेकिन फ्रांसीसियों ने बार बार इसलिए लिखा है, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन अगर आप बार बार फ्रांसीसियों पढ़ोगे ना तो आपको बाद में ये ध्यान रह जाएगा कि ये फ्रांसीसियों के बारे में बोला गया था कंटेंट, ना कि पुर्तगालियों के बारे में या अंग्रेजों के बारे में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रांसीसियों ने भारतीय रीति रिवाजों और प्रथाओं को भी अपनाया, जिसमें उनकी सेनाओं में भारतीय सैनिकों का उपयोग भी शामिल था। फ्रांसीसियों के उदय का प्रभाव भारतीय समाज और संस्कृति पर भी पड़ा। फ्रांसीसियों ने तंबाकू और कॉफी जैसी नई फसल पेश की। मतलब तंबाकू कॉफी कौन लेके आए थे? फ्रांसीसी लेके आए थे। और पश्चिमी चिकित्सा, जो वेस्टर्न जो मेडिकल साइंस है, उसका उपयोग जो होता है उसको भी बढ़ावा यहाँ पर उन्होंने दिया था। साथ ही उन्होंने स्कूलों की भी स्थापना की थी और फ्रेंच भाषा की भी शुरुआत इंडिया में
की थी। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि संबंध जो भारतीयों से बने थे वो किस तरह से बने थे। अब राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा उनका, उसके बारे में जानते हैं। तो फ्रांसीसियों ने भारतीय स्थानीय शासकों का समर्थन किया और अक्सर प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। अगर कोई दो गुट आपस में लड़ते थे तो ये बीच में उसका मध्यस्थता करके उसको सुलझाने का प्रयास करते थे, ताकि इनका भी संबंध अच्छा बना रहे दोनों गुटों के साथ। उसके बाद क्या था कि फ्रांसीसियों ने व्यावसायिक अधिकारियों के बदले में भारतीय शासकों को सैन्य सहायता भी प्रदान की। अगर कोई सरकार शासक बोलता था कि आप हमारे यहाँ व्यापार कर सकते हो और आपको ये विशेषाधिकार मिल जाता है हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए, करों में छूट या लगान में छूट जो भी है, तो फिर वो उस शासक वर्ग का, उस शासक का सैन्य सहायता भी करते थे अगर किसी से उसकी युद्ध हो जाए या लड़ाई हो जाए तो। ठीक है। फ्रांसीसी विशेष रूप से कर्नाटक युद्ध, चूंकि 3 हुए हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा डिटेल से, उसमें शामिल थे, जो दक्षिण भारत में ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच लड़े गए थे। फ्रांसीसियों ने कर्नाटक के शासक का समर्थन किया, जबकि अंग्रेजों ने उनके प्रतिद्वंदी का समर्थन किया था। युद्धों का अंत जो है वो अंग्रेजों के दक्षिण भारत में प्रमुख शक्ति के रूप में उभरने के साथ हुआ। फ्रांसीसी बाद में हार गए थे और उन्हें जाना पड़ा था यहाँ से। तो ये हमने पढ़ा कि भारतीय राजनीति पर फ्रांसीसियों का क्या प्रभाव पड़ा। आगे है कि हम व्यापारिक बस्तियों की बात करें। देखिए, अंग्रेज हो, डच हो, फ्रांसीसी हो, पुर्तगाली हो, बाद में डेनिश आएंगे, ये सभी क्या करते हैं, ये व्यापारिक बस्तियां बसाते थे और व्यापार करते थे। तो सबसे पहली बस्ती जो बसाई थी उन्होंने, फ्रांसीसियों ने, वो बसाई थी सूरत में। तो भारत में फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई। मछलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री स्थापित हुई। दक्षिण भारत में व्यापार की महत्वपूर्ण केंद्र था मछलीपट्टनम था। पांडिचेरी क्या था, फ्रांसीसियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। बाद में फ्रांसीसी सत्ता की राजधानी भी बनी थी ये। ठीक है। चंद्रनगर बोले या चंदन नगर बोले, बंगाल में व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। माहे अभी भी है, ये मालाबार तट पर स्थित है, ये भी फ्रांसीसियों का केंद्र था। और कराईकल या कारिकल बोलते हैं, वो दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो ये सब व्यापारिक बस्तियां फ्रांसीसियों ने बसाई थी। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं यहाँ पर रखना चाहूंगा, आपको ये याद नहीं करना है, जो ईस्वी मैं बताता हूँ उसको बिल्कुल भी आपको कंठस्थ याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको 2, 3, 4 बार आप जब पढ़ोगे, वीडियो को समझोगे और अलग अलग जगहों से एक कंटेंट से ऑब्जेक्टिव हल करोगे, और मैं भी कराऊंगा आगे PYQ, तो अपने आप ही ये आपको याद हो जाएगा। इतनी बार ये ईस्वी आएगा कि अपने याद हो जाएगा। लेकिन आपको एक जगह देना जरूरी समझा मैंने, क्योंकि अगर आपको कभी एग्जाम से पहले रिवाइज करना हो तो आप यहाँ से पढ़ के आराम से रिवाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले जो है, जो प्रारंभिक परीक्षा में इससे प्रश्न आते हैं, जोड़ा लगाने के लिए आ जाएगा आपको फिल इन द ब्लैंक्स जैसा आएगा, बीच में 4 ऑप्शन आ जाएगा नीचे में, उससे कौन सा A में B कौन सा जाएगा। या फिर आपको ऐसे पूछ लेगा कि आप 1664 में क्या हुआ था, इस तरह से, तो आपको जानना जरूरी है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर रखा है। तो 1664 में क्या हुआ था, 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ये दूसरी या तीसरी बार पढ़ रहे हैं हम अभी, है ना। 1668 में क्या हुआ था, तो फ्रांसीसियों ने सूरत में भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया, जिसका नेतृत्व फ्रांसिस कैरन ने किया। देखिए नया आ गया, सूरत में हमने पढ़ा यहाँ पे कि भारत में फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई। अच्छा, किसने किया था, तो नेतृत्व किया था फ्रांसिस कैरन ने। कब हुआ था, 1668 में। तो ये 3 एक तरह से बनता है यहाँ से। 1669 में मछलीपट्टनम में दूसरा फ्रांसीसी कारखाना स्थापित हुआ, ये भी हमने पहले यहाँ पर पढ़ लिया है। ठीक है, इस तरह से दोहराव आएगा, आपको याद हो जाएगा। 1673 में क्या हुआ था, पांडिचेरी जो अब पुदुचेरी कहलाता है उसकी स्थापना की गई, और बंगाल के ही मुगल सूबेदार थे, उनसे चंद्रनगर या चंदन नगर की भूमि का अधिग्रहण करके इसको बसाया गया था। ठीक है। अब है 1674 में क्या हुआ था, तो फ्रैंकोइस मार्टिन को पांडिचेरी का गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो भारत में फ्रांसीसी गढ़ बन गया। फ्रांसीसी गढ़ भारत में पांडिचेरी बन गया था। 1723 में क्या हुआ, यमन पर फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया। 1725 में माहे पर अधिकार हो गया। 1739 में कराईकल पर अधिकार हो गया। ये तीनों आपको याद रखना है। 1741 से 54 में डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी विस्तार और दक्षिण भारत में ब्रिटिश फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता अपने चरम पर थी। डुप्ले का बहुत योगदान है, आगे आप पढ़ोगे। 1757 में प्लासी का युद्ध, ये मैंने इसलिए यहाँ लिखा है कि प्लासी के युद्ध के समय के जस्ट बाद ही भारत में फ्रांसीसी पतन की नींव रखी गई। जब पहला युद्ध होगा कर्नाटक आप देखोगे तो वहां पर वही क्लाइव आएगा जो वहां पे था प्लासी में। ठीक है। 1754 से 63 में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। इससे क्या हुआ, वहां ब्रिटेन जीत गया यूरोप में, तो फ्रांसीसी बस्तियां भी अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गई, और भारत में भी इसे यही कहा गया, और बाद में उन्हें वापस दे दिया गया। बाद में देखो, पहले सप्तवर्षीय युद्ध हुआ तो वहां हार गया, यहाँ पे भी वहां हारते थे, यहाँ भी हार जाते थे अंग्रेजों से लड़ाई, ये आप देखोगे हमेशा। तो जो तीसरा जो हुआ था ना युद्ध, वो था 1754 से 63 वाला युद्ध। तो सप्तवर्षीय युद्ध वो यूरोप में फ्रांस से लड़ रहा था ब्रिटेन से, वहां हार गया फ्रांस, यहाँ भी हार गया, सारी बस्तियां ले लिया अंग्रेजों ने, बाद में उनको वापस कर दिया, लेकिन फिर वो छोड़ जाते हैं बाद में। तो 1 नवंबर 1954 की घटना है कि भारत में फ्रांसीसी शासन का वास्तविक अंत हुआ, और पांडिचेरी
चेरी, कराईकल, माहे और यनम को भारतीय संघ में शामिल किया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा, 1 नवंबर 1954। 1962 में क्या हुआ, तो पेरिस में संधि हुआ, उसकी पुष्टि हुई और भारत में फ्रांसीसी शासन पूरी रूप से समाप्त हुआ। 1961 में पुर्तगाल पूरी तरह से भारत से वापस गए और 1962 में 1962 में सॉरी ये 1962 में भारत से वापस वो ये गए। 1964 में मेरे ख्याल से पुर्तगाल गए, 62 में फ्रांस गए, सबसे लास्ट में पुर्तगाली गए थे। ठीक है, मुख्य बस्तियां, ये मैं कैसे कैसे बस्तियां बसाई उसका मैंने क्रम दिया है, ये सब प्रीम प्रश्न आ जाता है, क्रम से सजाइए, पहले कौन सी बस्तियां फिर कौन सी बस्ती बसाई। सबसे पहले सूरत, फिर पांडिचेरी, फिर यनम, फिर माहे, फिर कराईकल। ठीक है, सु पा य म क, याद मत कीजिए, ट्रिक आपको रख लेना है। ये सूरत 1668, पांडिचेरी 1673, यनम 1723, माहे 1725, कराईकल 1739। तो सूरत 1600 वाले में है और यनम, माहे और कराईकल 1700 वाले में है। इतना तो आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, आगे में आता है कर्नाटक युद्ध। जो फ्रांसीसियों का मेन था ना यहाँ पे, वो कर्नाटक युद्ध है। प्री में प्रश्न, मैक्सिमम प्रश्न कर्नाटक युद्ध से आते हैं। तो आप तीनों युद्धों को मैंने यहाँ पे सजा कर रखा है, तीनों युद्धों को ध्यान से पढ़ लीजिए। किसी भी एग्जाम में अगर फ्रांसीसियों के भारत में आगमन से प्रश्न आएंगे तो आप मान के चलिए कि 90% पॉसिबिलिटी है कि वो इसी से आएंगे, कर्नाटक वॉर से आएंगे। ठीक है, तो कर्नाटक युद्ध है और अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए लड़ा गया था। 3 लड़ाई लड़ी गई थी, वो 1746 से शुरू होती है और 1763 तक चलती है। और ये जो मुख्य कारण इसका ये था कि यूरोप में भी ये दोनों लड़ रहे थे, फ्रांस और ब्रिटेन, तो यहाँ जहाँ थे वहाँ लड़ना शुरू कर देते थे। बस आप ये ध्यान रखिए, भारत में थे, यहाँ भी लड़ना शुरू कर दिया। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं। जो ईस्वी है वो 1746 to 48 है, 2 साल चला था, 1746 से 1748। क्या क्या हुआ था, 4 पॉइंट मैंने सजाया है, चारों पॉइंट को समझिए। यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का प्रभाव पड़ा था, इसलिए ये युद्ध हुआ था। अंग्रेज एवं फ्रांसीसी भारत में भी युद्धरत हो गए, यहाँ भी लड़ गए। फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने नवाब अनवरुद्दीन से सहायता मांगी। सेंट थोमे के युद्ध में फ्रांसीसियों की विजय हुई। पहला कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी जीत गए थे, इसको आपको ध्यान रखना है। 1748 में एक संधि होती है, एक्स ला सापेल की संधि, और युद्ध समाप्त हो गया। मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गया। देखो ये युद्ध संधि हो गया, तो मद्रास जो ले लिया था ना सेंट थोमे के युद्ध में फ्रांसीसियों ने, वो उसको वापस कर दिया अंग्रेजों को। ठीक है, 1748 में संधि का नाम क्या था, एक्स ला सापेल। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में संधि हुई थी, उसका नाम था एक्स ला सापेल। संधि कब हुई थी, 1748 में। ठीक, उस तरह से हम पढ़ेंगे आगे दूसरे वाले में। 1754 में पांडिचेरी की संधि होगी और 1763 में पेरिस संधि होगी। तो ये तीनों संधि है, 3 युद्ध 3 संधियां। ठीक है, अब हम प्रथम कर्नाटक युद्ध की तरफ दोबारा चलते हैं। यहाँ पर एक और पॉइंट मैंने लिखा है कि मारिया थेरेसा को भी ऑस्ट्रिया के शासक के रूप में मान्यता वहां पर मिल गई। जब संधि हुई तो उनको मान्यता मिल गई। ठीक है, अब आते हैं हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध पे, जो 1749 से 54 के बीच में लड़ा गया था। पहला युद्ध 46 से 48, दूसरा 49 से 54, तीनों 1700 वाली ईस्वी में है, कंफ्यूजन नहीं होना है। हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार संघर्ष में अंग्रेजों ने नासिर जंग और अनवरुद्दीन का साथ दिया और फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब या चांद साहिब का साथ दिया। और ये एक तरह से ये विपरीत हो गए अंग्रेजों के। ठीक है, विपरीत पक्ष का समर्थन किया। डुप्ले ने मुजफ्फर जंग और चांदा साहिब का समर्थन किया था। अंग्रेजों ने नासिर जंग एवं मोहम्मद अली का समर्थन किया और रॉबर्ट क्लाइव ने अरकाट पर कब्जा कर लिया। रॉबर्ट क्लाइव आ गया। ठीक है, अब फ्रांसीसी प्रभाव कमजोर हो गया। 1754 में पांडिचेरी की संधि हुई और डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया। यहाँ पे ध्यान देना है, डुप्ले को किस युद्ध के बाद वापस बुलाया गया फ्रांस, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद। कब से कब लड़ा गया द्वितीय कर्नाटक युद्ध, 1749 से 1754। इससे क्या स्थिति हुई, पैदा हुई, फ्रांसीसी प्रभाव कमजोर हो गया और पांडिचेरी की संधि हुई और डुप्ले को वापस बुला लिया गया। ये क्यों हुआ था युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध? तो हैदराबाद कर्नाटक के बीच संघर्ष था। एक को अंग्रेजों ने साथ दिया, एक को साथ दिया फ्रांसीसियों ने। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तीसरा कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763। प्रथम 46 से 48 2 साल, दूसरा 49 से 54 5 साल, तीसरा 58 से 63, ये भी 5 साल। ठीक है, तो यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव पड़ा और यहां भी युद्ध लड़ाई शुरू हो गई। फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लैली नहीं, लाली है, काउंट डी लाली को भारत भेजा गया। ठीक है, तो पहले डुप्ले था, फिर लाली आया, यही 2 है में।
ठीक है। तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो तृतीय कर्नाटक युद्ध यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध का हिस्सा था। वांडीवास में एक युद्ध हुआ 1760 में, और जो अंग्रेज है सर आयरकूट, उन्होंने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से हरा दिया, जिससे भारत में उनकी शक्ति समाप्त हो गई। पहले युद्ध में, प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी जीत गए थे। दूसरे कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज जीत गए और पांडिचेरी की संधि हुई। तीसरे कर्नाटक युद्ध में आयरकूट आया और बुरी तरह से हरा दिया फ्रांसीसियों को, बिल्कुल समाप्त कर दिया। यहाँ पे प्रथम वाला युद्ध जो है वो एक्स ला सापेल की संधि हुई 1748 में। दूसरे वाले में पांडिचेरी की संधि हुई 1754 में। हराया था आपको रॉबर्ट क्लाइव ने। और तीसरा जो युद्ध है उसमें हराया किसने था? सर आयरकूट ने, और निर्णायक हार हो गई थी फ्रांसीसियों की। और यहाँ भी एक संधि होती है 1763 में, पेरिस की संधि, ठीक है। और भारत में फ्रांसीसी राजनीतिक शक्ति अब समाप्त हो जाती है और अंग्रेज भारत की प्रमुख शक्ति बन गए। हालांकि अभी ये भारत में रहेंगे, बाद में छोड़ के जाएंगे, लेकिन नाम मात्र के रह जाएंगे। मेन जो अब शासन करना शुरू करेगा वो अंग्रेजों की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही शुरू करेगी। आगे भारत में कैसे पतन हुआ फ्रांसीसी के व्यापार का, और फिर हम रिवीजन कर लेंगे। तो भारत में पतन कैसे हुआ? तो डचों की तरह 18वीं शताब्दी में भारत में फ्रांसीसी उपस्थिति में गिरावट आई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा और उसके मुनाफे में भी गिरावट आई। ठीक उसी तरह से जिस तरह से पुर्तगाल की कंपनियों के मुनाफे में गिरावट आई, कुप्रबंधन था, भ्रष्टाचार था, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी में भी वही चीज था, ठीक है, डच में भी वही था। तो यही लाइन आपको हर जगह लिखना है मेंस में, है ना, इसको आप याद कर लीजिए। बस आपको फ्रांसीसी, पुर्तगाली ये सब बदल के बाकी यही लाइन लिखनी है कि कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा, मुनाफे में गिरावट, मुनाफा कमेगा, अपने आप ही वापस आएंगे, ठीक है। फ्रांसीसी क्षेत्रों की भी खराब सुरक्षा की गई थी। क्षेत्र ब्रिटिश के क्षेत्र जैसे नहीं थे और वो ब्रिटिश हमले के प्रति संवेदनशील थे, कभी भी हमला हो सकता था उन पे, वो सही से सुरक्षित नहीं थे। जो भी थे माहे, कारिकल, पांडिचेरी जो भी थे। फ्रांसीसी प्रभाव की गिरावट 7 साल के युद्ध से तेज हो गई, जो 1756 से 63 तक फ्रांस और ब्रिटेन के बीच लड़ा गया था। फ्रांसीसियों को भारत में कई हार का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपना अधिकांश क्षेत्र अंग्रेजों के हाथों खो दिया। इस तरह से भारत में उनका पतन हो गया। तो अगर प्रश्न आता है भारत में फ्रांसीसियों के पतन पर पॉइंट्स लिखें या 50 शब्दों 100 शब्दों में, आप यहाँ से हुबहू लिखना, 200% मार्क्स पूरे मिलेंगे, गारंटी है। अब चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में हम हर चीज एक बार पढ़ लेंगे, पीछे सारे कंटेंट आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा। स्थापना कब हुई थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की? 1664 में। कौन राजा था? लुई 14वां। मंत्री का नाम क्या था? कोलबर्ट। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश और डच ईस्ट इंडिया कंपनियों के एकाधिकार को चुनौती देना और भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना, मसालों का व्यापार करना, ठीक है। प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी? सूरत में। पहला कारखाना 1668 में किसने करा? फ्रैंकोइस कैरन, इन्हीं का नेतृत्व था, ठीक है। दूसरा कारखाना कहाँ है? मसूलीपट्टनम में। कब? 1669 में स्थापित किया गया। पांडिचेरी के बारे में जानते हैं। पांडिचेरी की स्थापना कब हुई? 1674 में। किसने किया? फ्रांसवा मार्टिन। 2-3 नाम है, फ्रैंकोइस कैरन, डुप्ले, लाली, फ्रांसवा मार्टिन, कोलबर्ट, ये 4-5 नाम आपको याद कर लेने हैं। फ्रांस का पूरा आपको मामला समझ में आ जाएगा। तो पांडिचेरी की स्थापना 1674 में हुई है। फ्रांसवा मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान शेर खान लोदी से एक क्षेत्र प्राप्त किया और उसको पांडिचेरी बनाया, पांडिचेरी की नींव रखी, जो आगे चलकर भारत में उनकी मतलब फ्रांसीसियों की मुख्य शक्ति का केंद्र बन गया, ठीक है, एक तरह से राजधानी बन गया। अब कहाँ केंद्र उन्होंने खोले थे? तो 1673 से 1692 तक की ईस्वी को देख लेते हैं। तो फ्रांसीसियों ने बंगाल के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां से अनुमति लेकर चंदन नगर में अपनी बस्ती स्थापित करी। चंद्र नगर बोले या चंदन नगर, किससे लिया था? शाइस्ता खां से। कौन था? मुगल सूबेदार था, ठीक है। अन्य केंद्र कहाँ हुए? तो माहे, मालाबार तट, कराईकल, कोरोमंडल तट, बालासोर, ओडिशा में भी कारखाने स्थापित किए गए। पहले भी मैंने आपको बता दिया है। संघर्ष कब कैसे हुआ? तो फ्रांसीसियों को भारत में ब्रिटिश अंग्रेजों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप कर्नाटक युद्ध हुए। कितने हुए? 3 हुए। पीछे डिटेल्स है, मैंने बता दिया है। अंत या पतन कैसे हुआ? 185 वर्षों के शासन के बाद 1 नवंबर 1954 को पांडिचेरी और अन्य फ्रांसीसी बस्तियां माहे, यमन, कराईकल, चंदन नगर आधिकारिक रूप से भारत को सौंप दिए गए। ये आप ईस्वी भी याद रखिएगा, ठीक है। और अगर कुछ ईस्वी में थोड़ी बहुत गलती होगी तो मैं आने वाले वीडियो में उसको सुधार दूंगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कंटेंट ऑथेंटिक सोर्सेज से ही बने। फिर भी क्या होता है कि ऑथेंटिक बुक्स में भी 2 बुकों के ईस्वी में अंतर हो सकता है। तो अगर वैसा कुछ भी मुझे मिलेगा या आपको कमेंट करोगे तो मैं उसको सुधारने के पूरा प्रयास करूंगा। तो अभी जो है हमने रिवीजन कर लिया है भारत में फ्रांसीसियों के आगमन का, और अब जो प्री एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं उसकी एक बार
देख लेते हैं किस तरह के प्रश्न आते हैं या आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है प्री के लिए, भारत में व्यापार करने वाली अंतिम यूरोपीय शक्ति कौन थी? फ्रांसीसी सबसे अंत में आए। देखिए प्रश्न को समझिएगा, अंतिम यूरोपीय शक्ति कौन था? तो इससे पहले डेनिस आ गए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे, तो डेनिस भी मैं पढ़ा दूंगा थोड़ा सा आपको आगे, ठीक है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? 1664 में लुई 14वां। कौन था मंत्री? कोलबर्ट, याद रखना है। फ्रांसीसियों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहां स्थापित किया? सूरत में 1668 में फ्रैंकोइस कैरन के द्वारा, ठीक है। भारत में फ्रांसीसी वस्तुओं का मुख्यालय, नर्व केंद्र कौन सा था? नर्व सेंटर जो है ना, वो था 1673 में फ्रैंकोइस मार्टिन द्वारा पांडिचेरी की स्थापना की गई। देखिए फ्रैंकोइस कैरन सूरत में है, फ्रैंकोइस मार्टिन पांडिचेरी में है, कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर है पांडिचेरी। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कहा जाता है? कोलबर्ट, मंत्री था लुई 14वां का 1664, याद रखना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 किस संधि के साथ समाप्त हुआ? एक्स-ला-सापेल की संधि, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। एक्स-ला-सापेल, यहाँ पर आंसर मैंने 1748 लिख दिया है, यहाँ आपको आंसर याद रखना है एक्स-ला-सापेल की संधि। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेज कैप्टन बार्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा। सेंट थोम का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? यह प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान फ्रांसीसियों के स्थानीय नवाब पर विजय थी। यह आपको इस तरह से याद करना है। इसका आंसर है ए, फ्रांसीसी और अनवरुद्दीन कर्नाटक के नवाब के बीच, ठीक है। आगे किस युद्ध में फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को हराकर मद्रास पर अधिकार कर लिया था? तो ये है आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध, ला बोर्डोनाइस के नेतृत्व में लड़ा गया था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में फ्रांसीसियों ने किसका साथ दिया था? तो इसका आंसर है मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब का साथ दिया था फ्रांसीसियों ने। डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहिब का समर्थन किया था, ठीक है। वांडीवास का युद्ध 1760 का निर्णायक परिणाम क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों की शक्ति का अंत हो गया इसमें, ठीक है। लास्ट वाले में सर आयरकूट ने फ्रांसीसी जनरल लाली को हराया, ठीक है। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 का मुख्य कारण क्या था? यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध, जो युद्ध चल रहा था ना, सप्तवर्षीय युद्ध, वही कारण था। यूरोप में वहां लड़ रहे थे, यहाँ भी लड़ रहे। आगे चलते हैं। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? ये नेतृत्व किया था सर आयरकूट ने, ठीक है। किस गवर्नर के कार्यकाल में फ्रांसीसी भारत में सबसे अधिक शक्तिशाली हुए लेकिन बाद में उन्हें वापस बुला लिया गया? डुप्ले, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में उनको वापस बुला लिया गया था, हार गया था फ्रांस उसमें। भारत में फ्रांसीसी शासन का अंत कब हुआ? फ्रांसीसी शासन का अंत होता है भारत में 1954 में। पांडिचेरी भारत को हस्तांतरण कर दिया जाता है। फ्रांसीसी बस्तियां 1954 में भारत में शामिल हो गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे मेंस के प्रश्न हैं, किस तरह से मेंस बीपीएससी और यूपीएससी और अदर पीसीएस में मेंस से प्रश्न आते हैं। तो भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की असफलता के लिए कौन से राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक कारण जिम्मेदार थे? आप बिल्कुल मेरे कंटेंट से आंसर लिख सकते हो। डुप्ले कूटनीति ने साबित किया कि यूरोपीय शक्तियों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने का समय आ गया है, यह प्रश्न पूछा गया है। कर्नाटक युद्धों के कारणों और परिणामों का वर्णन करें, यह मैंने पीछे लिखा दिया है, आप समझ सकते हो उससे। भारत में फ्रांसीसियों के पतन, इस पर मैंने बिल्कुल पीछे कंटेंट दिया है। 18वीं शताब्दी में के पूर्वार्ध में, तो शुरू के समय में दक्षिण भारत में राजनीतिक अस्थिरता में कैसे फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के लिए हस्तक्षेप का अवसर प्रदान किया, ये भी आप बना के लिख सकते हो आराम से हमारे कंटेंट से। और 18वीं शताब्दी में भारत में एंग्लो फ्रेंच संघर्ष के पीछे कौन कौन से कारक थे? तीनों को दिखाना है, युद्ध को बताना है, तीनों के कारणों को बताना है, परिणाम को बताना है, और वो सब आपको लिखना है इसमें। और इस संघर्ष में अंग्रेजी सफलता के कारण परीक्षण कीजिए, वो भी आपको लिखना है। कंटेंट पूरा है आपके पास, आप अच्छे से पढ़िए, स्कूल में पढ़िए। 23-24 मिनट का वीडियो है। आप अगर तैयारी करते हो सिविल सर्विस की, तो आप एक टॉपिक के लिए आधा घंटा तो आप दे ही सकते हो। तो 3 बार पढ़िए, कुछ नोट्स बनाइए, नहीं भी बनाना है 3-4 बार पढ़िए, इस भी को पढ़िए, आप अच्छे से पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। जो अगला 2 वीडियो आएगा उसमें हम एक तो डेनिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, और उसके बाद जो भारत में अंग्रेज का विस्तार हुआ वो देखेंगे, और उसमें हम बंगाल विजय, जो प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला वाली आएगी, बक्सर जो मीर जाफर वाला, शाह आलम द्वितीय वाला आएगा वो, साथ ही उसके जो एक और वीडियो आएगा उसमें एंग्लो मैसूर युद्ध, एंग्लो मराठा युद्ध और सिंध और पंजाब कैसे जीता था अंग्रेजों ने, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही है। चैनल का नाम है बीपीएससी पाठशाला विद चौहान। आपको चैनल पे जुड़ना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों से, लोगों से, अपने जान पहचान वालों से, अपने परिवार से चैनल को शेयर करना है। सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, कंटेंट लाता रहूँगा, और एक ही जगह पे आपके अगले 5 से 6 महीने में पूरी तैयारी करा दूंगा प्री मेंस की। आप कोई भी एग्जाम में बैठोगे आराम से निकालोगे एग्जाम, बस आपको स्टिक रहना है चैनल के साथ। और कुछ सही गलत लगता है तो कमेंट जरूर किया कीजिए, उसको देख के मैं कुछ सीखता हूँ।
ठीक है, तो आज इतना ही है वीडियो में, और अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।